और इस वाले सेशन में बच्चे हम अपनी ज्योग्राफी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलो देखते हैं क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, और थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। बोलता है बच्चे भोजताल जिसे पहले ऊपरी झील के नाम से भी जाना जाता था, निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको ये स्थित लगेगी? तो बच्चे ये कहां पर आपको देखने को मिलेगी? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कहा है बच्चे? भोपाल के अंदर देखने को मिलेगी। ये 11वीं शताब्दी में बनवाई गई थी। किसके द्वारा बनवाई गई थी बच्चे? ध्यान रखोगे, राजा भोज के द्वारा बनवाई गई थी। और ये जो राजा भोज आपको लगते हैं, ये ध्यान रखोगे भोज परमार वंश से थे। भोज परमार वंश से थे, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई। और ये कैसी झील है बच्चे? कृत्रिम झील है। जो झीलें मानव के द्वारा बनवाई जाती हैं उनको कृत्रिम झील बोलते हैं, और जो झीलें हमें नेचर के द्वारा मिलती हैं बनी बनाई, उनको हम प्राकृतिक झीलें बोलते हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है लोनार झील एक आधिकारिक रामसर स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको स्थित लगेगा? अगर हम देखेंगे बच्चे कौन सी है लोनार झील है, चलो चलते हैं भाई। ये मिलेगी आपको कहां? महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र में कहां मिलेगी बच्चे आपको? वो मिलेगी बुल्ढाना के अंदर। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में आपको मिलेगी लोनार झील। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे। अच्छा, ये झील कैसी झील है बच्चे? ये है ज्वालामुखी के माउथ पर बनी हुई झील, यानी कि ये एक क्रेटर झील है। देखो जो झीलें, जैसे ज्वालामुखी का माउथ बना हुआ है, मुहाना है ज्वालामुखी का, उसको क्रेटर बोलते हैं। अगर उस माउथ में पानी भर जाए तो उस भरे हुए पानी को क्रेटर झील बोलते हैं। तो ये ऐसी ही झील है, और ये कहां पर है बच्चे? महाराष्ट्र के अंदर। अब आप बोलोगे सर क्या ये ऐसी शंकुआकार ज्वालामुखी है यहाँ पे? ना, ऐसा नहीं है। मतलब यहां पर ऐसा ज्वालामुखी नहीं है ये। तो फिर कैसा है? नॉर्मली, ध्यान रखोगे ऐसे आपको देखने को मिलेगा, ऐसा ज्वालामुखी है। समझ गए? यानी कि शंकु जैसा आकार नहीं है इस ज्वालामुखी का, क्योंकि महाराष्ट्र के रीजन में क्या था? जमीन से दरारों के थ्रू लावा निकलता था, यानी कि ऐसे प्रेशर के साथ लावा नहीं निकलता था, ऐसे बाहर नहीं आता था प्रेशर के साथ। ऐसे नॉर्मली जैसे जमीन है ना, इससे दरारों से बाहर आ जाता था। जब पृथ्वी के अंदर रहता है लिक्विड पदार्थ तो उसको मैग्मा बोलते हैं, बाहर आ जाता है तो लावा बोलते हैं। तो जब वो मैग्मा बाहर आके लावा बनके फैलने लगता था तो यहां पर बहुत सारे ऐसे ज्वालामुखियों का निर्माण हुआ बच्चे। समझ गए? दरारी प्रकार के ज्वालामुखी बोलते हैं। अब देखो इनका माउथ बन गया ना, यहाँ पे इनका मुहाना बन गया ना। इस मुहाने में अगर पानी भर जाएगा तो उसको क्रेटर झील बोलेंगे, और अगर पानी नहीं भरा हुआ है तो सिर्फ उसको क्रेटर बोलते हैं। तो क्रेटर का मतलब समझ में आ गया? क्रेटर क्या होता है? ज्वालामुखी का माउथ को क्रेटर बोलते हैं। अगर उसमें पानी भर गया तो क्रेटर झील बोलते हैं। ऐसी झीलें आपको बहुत मिलेंगी महाराष्ट्र में। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते बच्चे निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्र भूमि केरल में आपको स्थित लगती है? बच्चे केरल में आपको मिलेगी सस्तम कोट्टा झील। अच्छा, अष्टमुंडी झील भी वहीं पर आपको देखने को मिलेगी। अष्टमुंडी झील भी है ना भाई? क्लियर हो जाएगा। अष्टमुंडी झील भी आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, वेबनान झील भी आपको वहीं पर देखने को मिलेगी। वेबनान झील, ये भी आप ध्यान रखोगे बच्चे, वेबनान झील। चलो, ये हो गई हमारी झीलें। अगर मैं आपसे बोलूं बच्चे, है ना, कि हमें ऊटी झील बताइए कहां पर है? ऊटी झील कहां मिलेगी? वो तमिलनाडु में मिलेगी। कोडाई झील कहां मिलेगी बच्चे? कोडाई झील भी आपको वहीं पर मिलेगी, है ना। कोडाई झील भी आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, यहां पर हो गई कोडाई झील। अगर मैं आपसे बोलूं बच्चे कि हमें पुलिकट झील के बारे में बताओ, कौन सी है पुलिकट झील? तो ये पुलिकट झील आपको कहां पर मिलेगी? ये मिलेगी बच्चे, ध्यान रखोगे, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बिल्कुल बिल्कुल बॉर्डर पर। और याद रखना बॉर्डर पर तो है, लेकिन ये किससे लगी हुई है? बंगाल की खाड़ी से लगी हुई झील आपको देखने को मिलेगी। ये बात ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की तरफ। ठीक है, अगर मैं चिल्का झील पूछूं, चिल्का कहां पर है बच्चे? उड़ीसा के अंदर है ना भाई, बिल्कुल बंगाल की खाड़ी से लगी हुई है। भारत की सबसे बड़ी झील है, ऊपर से खारे पानी की भी है ये। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं बच्चे कि हमें बताइए पोवई झील कहां पर है, या फिर मैं आपसे बोलूं तुलसी झील कहां पर है, या मैं आपसे बोलूं विहार झील कहां पर है बच्चे, तो ये भी झील आपको कहां पर मिलेंगी? ये मुंबई में आपको देखने को मिलेंगी, यानी कि महाराष्ट्र के अंदर है। महाराष्ट्र के मुंबई शहर के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। आ जाओ नेक्स्ट पर। फूलों की घाटी बच्चे, इसकी खोज किसने करी? इसकी खोज हुई थी फूलों की घाटी की 1931 में। और ये कहां पर है? ये आपको मिलेगी बच्चे उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के चमोली में आपको देखने को मिलेगी। और ये किस किसने खोज करी है? स्मिथ ने करी है, ध्यान रखोगे, होल्सवर्थ ने करी है और एरिक ने करी है। इन तीनों ने ही करी है। तो हमारा राइट आंसर है ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक। इसको एक नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया था, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। कब कर दिया था? ये कर दिया था 1982 में। तो ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियां आपको कौन सी लगती हैं? अच्छा देखते हैं। जैसे बच्चे अगर आप देखोगे हमारे यहां साउथ में 3 लगातार पहाड़ियां आपको मिलेंगी। जैसे कि यह है ऊपर वाली नीलगिरी की पहाड़ी,
और दूसरी वाली है अन्नामलाई की पहाड़ी, तीसरी वाली है कार्डमम यानी कि इलायची की पहाड़ी। तो ये जो नीलगिरी की पहाड़ी है कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल तीनों के ट्राई जंक्शन पर है। उसके बाद जो अन्नामलाई की पहाड़ी है ये तमिलनाडु और केरल के बिल्कुल बॉर्डर पर मिलेगी। कार्डमम की पहाड़ी भी तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पर है। तो बिल्कुल ये बच्चे कन्याकुमारी के पास कौन सी होगी, कन्याकुमारी यहां पर है, तमिलनाडु का शहर है। और बच्चे ये बिल्कुल इसके पास में कौन सी है, कार्डमम की पहाड़ी यानी कि इलायची की पहाड़ी उसके सबसे नजदीक आपको देखने को मिल जाएंगी। बोलते हैं बच्चे भारत में प्रत्येक कितने, ध्यान रखोगे, कितने वर्ष के अंतराल पर आपको जनगणना देखने को मिलेगी। तो बच्चे हमारे यहां पर 10 वर्षों में करवाई जाती है एक बार जनगणना, ठीक है बच्चे। और याद रखना जैसे 2011 में हमारी 15वें नंबर की हुई है, अभी लास्ट टाइम तो यही जनगणना हुई है, लेकिन अब साइकिल चेंज हो गया है। अब 2025 में आएगी अगली जनगणना, 2021 में नहीं आएगी बच्चे, समझ गए, 2021 की नहीं आएगी, अब 2025 में आएगी, फिर 2035 में आएगी, फिर 2045 में आएगी, फिर 2055 में आएगी। यानी कि बच्चे अब साइकिल चेंज हो गया, आएगी 10 वर्ष के अंतराल पर, ठीक है भाई, आएगी 10 वर्ष के अंतराल पर ही। तो ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। अगर हम देखेंगे हमारे यहाँ सबसे पहले 1872 में बच्चे मेयो के समय पर हुई थी जनगणना, और ये साइंटिफिक तरीके से नहीं हुई थी, गैर वैज्ञानिक तरीके से हुई थी ये, ठीक है। 1881 में बच्चे पूरे वैज्ञानिक तरीके से, है ना भाई, वैज्ञानिक तरीके से यानी कि साइंटिफिक तरीके से, या फिर पूर्ण जनगणना आप बोल सकते हो, या फिर आप इसे नियमित जनगणना बोल सकते हो बच्चे, और इसे आप दशकीय आधार पर शुरुआत बोल सकते हो। तो दशकीय आधार पर भी यहीं से शुरू हुई थी, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे 1881 से। और ये जो करवाई है ये रिपन ने करवाई है बच्चे, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अच्छा, आजादी के बाद कब हुई थी बच्चे, आजादी के बाद जो हुई है हमारे यहाँ, आजादी के बाद हुई है 1951 में पहली बार। अगर आपसे आजादी के बाद, आजाद हम 47 में हुए थे, तो आजादी के बाद पहली बार 51 में है, वैसे सबसे पहली बार 1872 मेयो में है, ठीक है भाई। तो ध्यान रखोगे मेयो ने करवाई थी सबसे पहली बार, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा काजू की वृद्धि के लिए अन्यों की तुलना में बहुत उपयुक्त है। तो बच्चे जो लेटराइट आप मृदा देखते हो ना, इसमें काजू की खेती बहुत अच्छी होती है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई किस एरिया में देखने को मिलेगी बच्चे। देखो हमारे देश में 8 प्रकार की मिट्टी मिलती है। सबसे पहले आपको जलोढ़ मृदा देखनी है, ये 43% मृदा मिलेगी आपको, भारत में सबसे ज्यादा यही मृदा है। दूसरे नंबर पर आपको मिलेगी लाल पीली मृदा, वो आपको 18% देखने को मिलेगी। फिर आपको मिलेगी काली मृदा, वो आपको 15% देखने को मिलेगी। फिर अब जो यहां पर चौथे नंबर पर देखने को मिलेगी वो है बच्चे रेगिस्तानी मृदा, याद रखोगे रेगिस्तानी मृदा आपको देखने को मिलेगी, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। फिर आपको कौन सी मिलेगी, लेटेराइट मृदा देखने को मिलेगी। फिर आपको कौन सी मिलेगी बच्चे, पर्वतीय मृदा आपको देखने को मिलेगी, पर्वतीय मृदा। रेगिस्तानी मृदा कितनी मिलेगी, 5% मिलेगी, लेटेराइट 4%, पर्वतीय भी 4%। फिर आपको लवणीय मृदा देखने को मिलेगी, जिसको हम क्षारीय मृदा भी बोलते हैं। ओके बच्चे, लवणीय मृदा तकरीबन आपको 2% के आसपास, और पीट मृदा आपको लगभग 1% के आसपास देखने को मिलती है, ये बात ध्यान रखोगे, ठीक है बच्चे। अच्छा, ये हमारी 8 प्रकार की जो हमारे देश में बड़ी बड़ी सॉइल है वो ये है, ठीक है भाई, और इसमें सबसे ज्यादा ये है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, लेटेराइट मृदा की। ये जो लेटेराइट मृदा है कहां मिलेगी बच्चे, ये मिलेगी आपको, ध्यान रखना, जैसे नीलगिरी की पहाड़ी है यहां पर, जैसे कर्नाटक का ये पश्चिमी घाट है, जैसे केरल का ये पश्चिमी घाट की तरफ आपको मिल जाएगी, ठीक है, इस तरफ आपको देखने को मिल जाएगी लेटेराइट मृदा। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। लेटेराइट मृदा थोड़े लाल रंग की होती है, क्योंकि इसमें बच्चे ध्यान रखोगे क्या आपको देखने को मिलेगा, आयरन ऑक्साइड देखने को मिलता है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा अच्छी होती है। लेटेराइट में काजू ही नहीं और भी फसलें जो अच्छी होती है, जैसे हम कहने लगे कॉफी, चाय, ये भी अच्छी होती है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं इनमें से कौन सी बच्चे आपको रबी की फसल लगती है। अब जो रबी की फसल है वो कब की है, सर्दियों की है। इनको बच्चे कब बोया जाता है, इनको बोया जाता है अक्टूबर नवंबर में, इनको आप बो सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे मार्च अप्रैल में इनको काट सकते हैं। तो आपको ये कौन सा लगेगा, हमको लगेगा, ध्यान रखोगे, सरसों वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक, सरसों याद रखना, ये इसी की है। जैसे सरसों के साथ साथ आप गेहूं को भी याद रख सकते हो, जौ को भी याद रख सकते हो, ठीक है बच्चे, ध्यान रखोगे, जौ को भी याद रख सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कहां लगता है, जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से। ये बच्चे राजस्थान का आपको सबसे बड़ा पशु मेला बच्चे वो लगेगा, ध्यान रखोगे, पुष्कर के अंदर। पुष्कर कहां पर है बच्चे, ये आपको देखने को मिलेगा अजमेर के अंदर।
है ना, ध्यान रखोगे। राजस्थान में अजमेर जिला है, उसके अंदर पुष्कर है, वहीं पर सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, ये बात ध्यान रखना। और ये बच्चे कौन सा है, अगर आप देखोगे ऊंटों का मेला है, ऊंटों का मेला, ये भी आप ध्यान रखोगे बच्चे, ऊंटों का मेला है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते बच्चे शिव समुद्रम जलप्रपात आपको कहां पर लगता है? बच्चे जो शिव समुद्रम जलप्रपात है कौन सी नदी बनाती है? देखो ये है हमारा कर्नाटक। कर्नाटक में यहां पर आपको कौन सी पहाड़ियां मिलेंगी? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से एक नदी निकल कर आ रही है, वो कौन सी है बच्चे? वो हो जाएगी कावेरी। और ये निकल के आने के बाद फिर ये कहां चली जाएगी बच्चे? है ना, तमिलनाडु की तरफ, और उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है डेल्टा बना के। तो जब ये वहां बह रही है कर्नाटक के अंदर, तो ये क्या बना रही है बच्चे? शिव समुद्रम जलप्रपात। जब ये तमिलनाडु में आ गई है तो इसने कौन सा बनाया? होगे नक्कल जलप्रपात, है ना भाई, ध्यान रखोगे, होके नक्कल जलप्रपात बनाया। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, हो गया यहां तक डन हमारा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा बच्चे, यहां तक हम समझ गए। अच्छा, अब जैसे ये जो नदी है लगभग 800 किलोमीटर इसकी बच्चे लंबाई है, 800 किलोमीटर। आपको पता है ये आते हुए मानसून और जाते हुए मानसून दोनों से पानी लेती है, और बच्चे ये पूरे 12 महीने बह जाती है। ये हमारे दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो पूरे 12 महीने बहती है, और आते हुए और जाते हुए दोनों तरीके के मानसून से पानी लेती है, यही इसका कारण है। ठीक है। अच्छा, इसकी सहायक नदी, हाँ सर है, जैसे कि लोका पावनी, याद रखोगे, लोका पावनी, जैसे कि लक्ष्मण तीर्थ, है ना भाई, ध्यान रखोगे, लक्ष्मण तीर्थ, ये भी आप ध्यान रखना, ये इसकी सहायक में आ जाएंगे, ये भी आप ध्यान रखोगे। जैसे एक अमरावती है, जैसे एक अर्कावती है, वो भी इसकी सहायक है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। अमरावती भी इसको आपको सहायक देखने को मिलेगी। जैसे बच्चे अर्कावती हो गई, ये भी इसकी सहायक नदी हो जाएगी, है ना भाई, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। जैसे काबिनी हो गई, वो भी एक सहायक नदी है इसी की, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है मदुरई शहर किस नदी के तट पर आपको लगता है? चलो देखते हैं बच्चे। अगर हम देखें यहीं पर अपना तमिलनाडु को, तो तमिलनाडु में वर्सुनाद की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, वो है वैगई नदी। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, वैगई। और वैगई नदी निकलने के बाद यहां आकर गिर जाएगी। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। इसी के किनारे पर क्या बसा हुआ है? मदुरई शहर बसा हुआ है। उत्तर भारत का सबसे पुराना शहर कौन सा है बच्चे? अगर आप देखोगे बनारस। दक्षिण भारत का सबसे पुराना शहर जो आज तक उजड़ा नहीं है, वो मदुरई ही है तमिलनाडु में। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है तकलामकन, ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा? रेगिस्तान। तो बच्चे ये आपको चाइना के अंदर देखने को मिलता है। कहां पर है? चाइना के अंदर। अच्छा, गोबी मरुस्थल कहां मिलेगा बच्चे? ये आपको चीन और मंगोलिया में देखने को मिलेगा, चीन और मंगोलिया में है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं दस्त ए लुट, दस्त ए लुट और दस्त ए कबीर, दस्त ए कबीर, ये दोनों रेगिस्तान कहां मिलेंगे? ईरान में मिल जाएंगे, ईरान में। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई। अगर मैं आपसे बोलूं थार रेगिस्तान बच्चे, ये भारत में आपको देखने को मिलता है, और पाकिस्तान में इसी को क्या बोलते हैं? चोलिस्तान बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं बच्चे? चोलिस्तान मरुस्थल बोलते हैं वहां पर। ठीक है भाई। अच्छा, अगर हम देखें जैसे एग्जाम्पल के लिए रब अल खाली और रब अल नफूद कहां आपको देखने को मिलेगा बच्चे? रब अल खाली और रब अल नफूद, ये दोनों रेगिस्तान सऊदी अरेबिया में आपको मिलेंगे। कहां मिलेंगे बच्चे? सऊदी अरब में मिलेंगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलते हैं अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपको कौन सी लगती है? बच्चे अरावली पर्वत कहां से कहां तक फैला हुआ है? ये फैला हुआ है बच्चे दिल्ली, साउथ हरियाणा, राजस्थान और उसके बाद गुजरात। ओके बच्चे, ध्यान रखोगे। और ये कितने? 800 किलोमीटर तक लंबे हिस्से में फैला हुआ है। ठीक है, और 800 किलोमीटर लंबे हिस्से में फैला हुआ है। अगर आपसे ये पूछा जाए बच्चे, है ना, कि भाई ये भारत के अंदर सबसे पुरानी संरचना है क्या? यस, अगर कुछ सबसे पुराना भारत में है तो वो यही है, अरावली पर्वतमाला। ठीक है भाई, पहाड़ों में भी ये सबसे पुरानी है, और कोई भी संरचना देखोगे भारत के अंदर उसमें भी ये सबसे पुरानी बैठेगी। ठीक है। अच्छा, अब ये बच्चे अगर आप देखोगे इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। और अगर आप देखोगे गुरु शिखर जो है इसकी कितनी ऊंची है? 1722 मीटर ऊंची। और कहां मिलेगी बच्चे? राजस्थान के सिरोही जिले में देखने को मिलेगी, राजस्थान के सिरोही जिले में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। अब इसकी दूसरी ऊंची चोटी कौन सी बच्चे? वो है सैर, याद रखोगे, वो कितनी है? 1597 मीटर। और ये भी आपको राजस्थान के सिरोही में ही देखने को मिलेगी, ये भी आप ध्यान रखना। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है दक्षिण गंगोत्री आपको कहां पर स्थित लगती है? जरा बताओ ये कहां है? बोलता है बच्चे उत्तराखंड है, आर्कटिक है, हिमालय है, या फिर आप लगाओगे अंटार्कटिका है। दक्षिण गंगोत्री देखते हैं।
बच्चे ये हमारी पृथ्वी का है ना दक्षिणी ध्रुव की तरफ एक महाद्वीप है, उसका नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है भाई, और ये हमारा कितने में बड़ा है, 5वां बड़ा महाद्वीप है, और ये बर्फ से ढका रहता है सदा। इसको हम निर्जन महाद्वीप कहते हैं क्योंकि यहां पर कोई लोग नहीं रहते, बस वैज्ञानिक रहते हैं यहां पर। यहां किसी के देश या शहर की बसावट नहीं है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे तो हम इसको निर्जन महाद्वीप बोलते हैं। इसको हम विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी बोलते हैं, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं हम इसे, ये भी आप ध्यान रखोगे। और अगर आप देखोगे बच्चे, यहां पर बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स आपको देखने को मिलेंगे। यहां की सबसे ऊंची चोटी है विंसन मैसिफ। कितनी ऊंची है, 4892 मीटर। कितनी मिलेगी बच्चे, 4892 मीटर ऊंची है। क्या है उसका नाम, विंसन मैसिफ। ये बात आप ध्यान रखना, विंसन मैसिफ। ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रखोगे। अगर हम देखें यहां पर हमारे कुछ यहां पर अनुसंधान केंद्र हैं, जैसे कि बच्चे दक्षिणी गंगोत्री आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन वो बच्चे 1983-84 में बना था, अब वो बर्फ से ढक दिया गया है, मतलब बर्फ से वो खुद ही ढक गया और वो बेकार हो चुका है। उसके बाद में बच्चे हमने मैत्री खोला था, और ये कब खोला था, 1988-89 में, ये चल रहा है अभी। उसके बाद बच्चे हमने भारती खोला था 2012-13 में, और ये भी चल रहा है। तो 2 चालू हैं, लेकिन अब सरकार कह रही है कि 2029 तक हम मैत्री 2 भी बना लेंगे। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, हम क्या बना लेंगे, मैत्री 2 बना लेंगे। ये बात ध्यान रखना, सरकार का ऐसा कहना है, जिसमें तकरीबन 90 लोगों से ज्यादा वहां पर रहने की सुविधा होगी। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारतीय विज्ञान संस्थान आपको कहां पर लगता है बच्चे, तो भारतीय विज्ञान संस्थान कहां है, तो बच्चे ये आपको देखने को मिलेगा, बेंगलोर इज द राइट आंसर। कहां पर है बच्चे, बेंगलोर। बेंगलोर को हम बच्चे अपनी साइंस सिटी भी बोल देते हैं, याद रखोगे क्या, साइंस सिटी भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस बांध को पंपा सागर के नाम से भी जाना जाता है, पंपा सागर। अच्छा देखते हैं कैसे भाई पंपा सागर। देखो जैसे मान के चलो ये है कर्नाटका, कर्नाटक में 2 नदियां, ध्यान रखोगे, तुंगा और भुद्रा, 2 नदियां आपस में मिलकर तुंगभद्रा नदी बनाती है एक। ठीक है भाई, कहां से निकलती है, पश्चिम घाट के पर्वतों से निकलने के बाद ये एक नदी बनती है। ठीक है, अब जब ये एक नदी बन गई तुंगभद्रा, उसके बाद ये आंध्र प्रदेश में जाएगी और ये कृष्णा में मिल जाती है आंध्र प्रदेश में जाके। ठीक है, तो इसके ऊपर तुंगभद्रा बांध बना हुआ है कर्नाटक में ही, जिसको क्या भी बोलते हैं, पंपा सागर बांध भी बोलते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। ये किसकी सहायक है बच्चे, कृष्णा की सहायक है। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, कृष्णा की सहायक आपको देखने को मिल जाएगी। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है पिग्मी कहां पर निवास करते हैं बच्चे, पिग्मी दुनिया की सबसे, ध्यान रखोगे, सबसे छोटे कद वाली जाति के लोग हैं। ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, है ना भाई, सबसे छोटी प्रजाति आपको देखने को मिलेगी। ये है क्या बच्चे, सबसे छोटी प्रजाति है ना भाई, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, है ना। अगर हम देखेंगे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये अफ्रीका में आपको देखने को मिलते हैं। और बच्चे ये एक ट्राइब्स है, यानी कि जनजातियों में काउंट किए जाते हैं। ये आपको कहां मिलेंगे, अफ्रीका में या कांगो देश में मिलेंगे, कांगो नदी के आसपास। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, कांगो देश में कांगो नदी के आसपास आपको देखने को मिलते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये बच्चे। अच्छा, ये जो कांगो नदी है, ये बच्चे कांगो नदी यहां से निकल के ऐसे और यहां आके बच्चे, ध्यान रखोगे, कांगो देश से निकलती है, कांगो रिपब्लिक देश यहां पर पड़ता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है भाई, याद रखना। एक है बच्चे यहां पर डीआरसी देश, डीआरसी का मतलब है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है, जिसको जायरी देश भी बोलते हैं। उस देश से ये नदी निकलती है। निकलने के बाद एक यहां पर कांगो रिपब्लिक पड़ता है, यानी कि ध्यान रखोगे, रिपब्लिक ऑफ कांगो बोलते हैं उसको ओनली, आरसी। 2 देश है ये अलग अलग। ठीक है, ध्यान रखोगे, एक हो गया डीआरसी, एक हो गया आरसी। इन दोनों ही देशों से ये बहती है और फिर आगे चल के बच्चे एंगोला देश की तरफ आके, या एंगोला को टच करती है थोड़ी सी, और फिर अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। तो कांगो जो डीआरसी जो देश था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इस देश के अंदर ये पिग्मी लोग रहते हैं इस नदी के आसपास। और ये नदी 0 डिग्री को 2 बार भी काटती है, समझ गए आप लोग, 0 डिग्री को 2 बार काट देती है। तो हमारा राइट आंसर ये। ठंड के मौसम में चेन्नई का औसत तापमान आपको क्या मिलेगा, तो बच्चे वो मिलता है 24 डिग्री से 25 डिग्री के आसपास। ऐसा क्यों, क्योंकि 0 डिग्री के नजदीक है ये बच्चे, ये बात ध्यान रखोगे, ये ध्यान रखो। ऐसा हो गया, 0 डिग्री क्या है, हमारे देश के दक्षिण से जा रही होती है, और चेन्नई कहां पर है बच्चे, यहां पर है, तमिलनाडु का चेन्नई। चाहे तुम चेन्नई को ले लो, चाहे तुम तूतीकोरिन को ले लो, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे,
है ना, ये जो आपको शहर देखने को मिलेंगे वह टेम्परेचर में ज्यादा बदलाव नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चे वो 0 डिग्री के पास हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24-25 डिग्री सेल्सियस। अगर वो ऊपर होता तो धीरे धीरे ठंड बढ़ती जाती, समझ गए, याद रखोगे, धीरे धीरे ऊपर की ओर रहता तो ठंड बढ़ती जाती, क्योंकि उत्तर भारत में आप देखते हो सर्दियों में ठंड रहती है, बहुत बुरे हालात रहते हैं, है ना। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी घाटी है। सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है, महावेली गंगा। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी घाटी है, सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है, महावेली गंगा श्रीलंका की। 330 किलोमीटर लंबी नदी है ये बात ध्यान रखोगे। और बच्चे श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है पिदरू तालागाला। क्या नाम है बच्चे, पिदरू तालागाला, ये बात आप ध्यान रखोगे, ये इसका नाम आपको देखने को मिलेगा, सबसे ऊंची चोटी जो आपको मिलेगी। श्रीलंका के अंदर बच्चे कौन सी जनजाति के लोग रहते हैं, वेद्दा जनजाति के लोग मिलते हैं, वेद्दा। यहां पर कौन सी कृषि होती है, चन्ना कृषि होती है। चन्ना आदिवासी कृषि है, जैसे मध्य प्रदेश में आदिवासी कृषि के रूप को क्या बोलते हैं, वेबर या दहिया, है ना। जैसे नॉर्थ ईस्ट में क्या बोलते हैं हमारे यहाँ, झूम की कृषि, स्थानांतरी कृषि, स्लैश कृषि, बर्न कृषि। यहाँ के लोग चन्ना कृषि बोलते हैं। यहाँ की मुख्य खाने की फसल कौन सी है, चावल, श्रीलंका के लोगों का, ये याद रखना। और अगर हम देखें बच्चे श्रीलंका का जो क्षेत्रफल है वो आपको 65,000 प्लस किलोमीटर स्क्वायर एरिया आपको देखने को मिल जाएगा। इसको बच्चे क्या बोलते हैं, पूर्व का मोती बोलते हैं अंग्रेज लोग, समझ गए। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं श्रीलंका को। अगर हम देखें बच्चे श्रीलंका में, श्रीलंका के जो मुख्य मुख्य बंदरगाह है, एक त्रिकमोली बंदरगाह है, एक कोलंबो बंदरगाह है और एक हम्बनटोटा बंदरगाह है, समझ गए। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं बच्चे अलियाबेट द्वीप किस नदी के मुहाने पर आपको स्थित लगेगा। अगर हम देखेंगे बच्चे, जैसे मान के चलो ये यहां पर कौन सी खंबात की खाड़ी है बच्चे, खंबात की खाड़ी। खाड़ी क्या होती है, जो 3 तरफ से जमीन से गिरी हो, एक तरफ से खुला हुआ इलाका। तो ये बच्चे ध्यान रखोगे ऐसे है, यहाँ पे ये 3 तरफ से जमीन से गिरा है और एक तरफ से खुला है, इधर की ओर को, पानी की ओर को खुला है इलाका। तो ये बच्चे खाड़ी है। ऐसे ये भी एक खाड़ी है, ये जो देखो इसके और इसके बीच में यहां पर आपको क्या मिलेगी, ये खाड़ी मिलेगी। ये कौन सी खाड़ी है बीच में, ये भी तो 3 तरफ से घिरी हुई है, कच्छ की खाड़ी इसको बोल देते हैं। ये इलाका हो गया ऊपर बच्चे कच्छ, और ये हो गया कठियावाड़, इन दोनों के बीच में कच्छ की खाड़ी है। तो बच्चे यहां पर आपको अलियाबेट और खदियाबेट द्वीप मिलते हैं इस खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में। और यहां कौन सी नदी का मुहाना आप देखते हो, नर्मदा नदी का मुहाना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी। यहां इस खंबात की खाड़ी में नर्मदा नदी भी गिरती है, तापी नदी भी गिरती है, समझ गए, और साबरमती नदी भी गिरती है, समझ गए। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। बोलते हैं बच्चे भारत के उत्तर दक्षिण विस्तार और पूर्व पश्चिम विस्तार के मध्य कितना अंतर आपको लगता है, 281, 271 या फिर 291 या फिर 285। चलो देखते हैं। भारत अगर आप देखोगे उत्तर से दक्षिण तक 32-14 किलोमीटर इसकी लंबाई है, पूर्व से पश्चिम तक 29-33 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। अगर आप इन दोनों में डिफरेंस निकालोगे बच्चे तो वो कितना मिल निकलेगा, 281 किलोमीटर का इन दोनों में अंतर निकालोगे तो आप, ठीक है। तो आपसे वही चीज पूछा है कि कितना अंतर लगता है आपको इसमें उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में भारत के विस्तार में, तो वो कितना है बच्चे, 281 आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलते हैं निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह ही नहीं है। चलो देखते हैं भाई किसका नहीं है, ठीक है। बृहस्पति, बुध, मंगल, शनि। देखो ये है बच्चे सन। सन क्या है, एक स्टार है, एक तारा है, ठीक है। और ये जो आप इसके बाद जो 8 ग्रह देखते हैं वो 8 ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, ठीक है भाई। उनमें से पहला कौन सा, यहां पर बुध हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखना बच्चे। तो बुध का कोई उपग्रह नहीं है। और बुध अपने एक्सिस पर जो घूमता है वो 58 दिनों में घूम जाता है, अपने अक्ष पर 58 दिनों में, 58.65 दिनों में अपने एक्सिस पर घूम लेता है। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। अच्छा, और अगर आप देखोगे ये क्या काम करता है, जब ये सूर्य का चक्कर लगाता है तो कितने दिनों में लगा देता है, 88 दिनों में लगा देता है। ये भी आप ध्यान रखना। सूर्य के बिल्कुल नजदीक है ये, दिन बहुत गर्म होते हैं और सबसे छोटा ग्रह भी है, और रातें इसकी बहुत ठंडी हो जाती हैं। ये भी आप ध्यान रखना। तो हमारा राइट आंसर कौन सा, बुध। अच्छा, बुध के साथ एक और आप यहां पर देखोगे शुक्र, उसका भी कोई उपग्रह नहीं है, उसका भी कोई उपग्रह नहीं है। और जो वो सूर्य के चक्कर लगाता है वो कितने समय में लगा देता है, बुध 225 दिनों में। समझ गए आप लोग, वो 225 दिनों में। और अपने एक्सिस पर कितने समय में घूम जाता है बुध, ये घूम जाता है बच्चे 243 दिन कर। तो वो यही है, याद रखोगे, अपनी एक्सिस पर। ये बहुत स्लो है,
अपनी एक्सिस पर सबसे धीमा खुद के चक्कर जो लगाता है वो 243 दिन में यही लगाता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं भारत की सीमा सबसे कम किस देश से लगती है? वो बच्चे अफगानिस्तान से लगती है सबसे कम। कितनी लगती है? 106 किलोमीटर। ये भी आप ध्यान रखोगे, कितनी? 106 किलोमीटर सबसे ध्यान रखोगे कम इसी के साथ है। और सबसे ज्यादा है हमारी बांग्लादेश के साथ। कितनी मिलेगी बच्चे? 4096.7 किलोमीटर। ओके, और उसके बाद अगर आप देखोगे चाइना के साथ है 3488 किलोमीटर। फिर हमारी पाकिस्तान के साथ है कितनी है बच्चे? 3323 किलोमीटर। फिर हमारी नेपाल के साथ है, और नेपाल के साथ कितनी है बच्चे? 1751 किलोमीटर। फिर अगर आप देखोगे म्यांमार के साथ है, म्यांमार के साथ कितनी है? 1643। ये भी आप ध्यान रखोगे। फिर आप भूटान के साथ देखोगे, भूटान के साथ कितनी है? 699। और फिर अफगानिस्तान के साथ सबसे कम होगी। जमीनी सीमा हमारी 7 देशों से लगती है, और पानी की सीमा हमारी 2 देशों के साथ लगती है, एक मालदीव एक श्रीलंका। ठीक है बच्चे, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर आपको स्थित लगेगा? बच्चे अफ्रीका महाद्वीप में यहां पर आपको यह जलप्रपात देखने को मिलेगा, और यह जाम्बेजी नदी पर है। पूरे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जलप्रपात है विक्टोरिया। ठीक है भाई, ऐसे आप ध्यान रखोगे विक्टोरिया जलप्रपात। एक यहां पर विक्टोरिया झील भी मिलती है जो पूरे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। ठीक है भाई, तो विक्टोरिया जलप्रपात भी अफ्रीका पे और एक झील भी है। और ये बच्चे विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है, और किन दोनों देशों के बॉर्डर पर है? सर ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे, इन दोनों देशों के बॉर्डर पर है। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है टाइफून कहां पर आते हैं? बच्चे जो चक्रवात होते हैं ध्यान रखोगे उनको चीन सागर में क्या बोलते हैं? टाइफून बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही अमेरिका की तरफ क्या आते हैं बच्चे? टॉर्नेडो और हरिकेन आते हैं। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया की तरफ आपको विली विलीज देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निशी जनजाति मुख्य तौर पर आपको कहां मिलेगी? ये आपको अरुणाचल प्रदेश में मिल जाते हैं। निशी, मिशमी, आपातानी, है ना, ध्यान रखोगे। अबोर, डाफला, ये आपको कहां मिल जाएंगे? अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएंगे। आदि जनजाति के लोग भी मिल जाएंगे वहां। अंडमान निकोबार में आपको जारवा लोग देखने को मिलेंगे। जारवा, आपको सेंटलीज, ध्यान रखोगे, है ना, सेंटलीज लोग आपको देखने को मिल जाएंगे वहां पर। ध्यान रखोगे, सेंटनलीज जिनको बोलते हैं। ठीक है बच्चे, सेंटनलीज। शैंपेन लोग भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके बच्चे, शैंपेन लोग भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है राजस्थान नहर में पानी किस नदी से आता है? राजस्थान नहर को हम क्या बच्चे? इंदिरा नहर भी बोल देते हैं। अच्छा, ये जो आप इंदिरा नहर देखते हो कहां से है बच्चे? देखो ध्यान से देखते हैं। जैसे बच्चे अगर आप देखोगे यहां पे है हिमाचल प्रदेश और यहां पे है पंजाब, तो सतलुज नदी जो है वो कहां से आ रही है? तिब्बत से, राकसताल झील से निकल के, और वो शिपकीला दर्रे से हिमाचल प्रदेश में आ गई। फिर वो उसके बाद पंजाब में आ गई, फिर वो पाकिस्तान चली गई, और पाकिस्तान में जाके वो बच्चे किस में मिल जाती है? चिनाब में मिल जाती है। ठीक है, और चिनाब सिंधु में मिल जाती है। ठीक है, तो बच्चे यहां पर ध्यान रखोगे हिमाचल प्रदेश से एक व्यास नदी भी आती है जो पंजाब के हरीके में आकर, हरीके जगह पर आकर सतलुज से मिल जाती है। वहीं पर एक बैराज बनाया है। बैराज पानी को मोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, तो वहीं से बच्चे पानी को मोड़कर कहां भेजा गया है? राजस्थान के सूखे इलाकों में, है ना, ध्यान रखोगे, इंदिरा गांधी नहर के द्वारा। तो हमारा राइट आंसर है बच्चे सतलुज नदी का पानी आता है उसमें। ये बात आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई। बोलता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? बच्चे भारत में केरल का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, 1084 का। याद रखोगे, 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं केरल में, 2011 के हिसाब से आप देख रहे हो। और हमारे देश का कितना है बच्चे? देश का है 943 लिंगानुपात 1000 पुरुष पर। यह बात आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर। अच्छा, अगर जैसे हम बोलने लगे, है ना, अगर जैसे हम देखने लगे, थोड़ा सा सोचोगे सबसे कम किसका है बच्चे? वो है हरियाणा का। हरियाणा का कितना है बच्चे? वो मिलेगा 879, 1000 पुरुष पर सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है 2011 के हिसाब से। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा किसका है बच्चे लिंगानुपात, तो आप बोलोगे पुदुचेरी का है। और पुदुचेरी का कितना आपको देखने को मिलेगा? वो मिलेगा 1037 का। तो 1000 पुरुष पर इतनी महिलाएं पुदुचेरी में। और अगर मैं पूछूं सबसे कम किस केंद्र शासित प्रदेश का है, वो मिलेगा बच्चे दमन दीव का। और दमन दीव में कितना आपको मिलेगा? 618 का देखने को मिलेगा। तो 1000 पुरुष पर जो बच्चे महिलाओं की संख्या है वो 618 पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर।
बोलते हैं दाम्बुला गुफा, ये जरा बताइए मंदिर कहां पर स्थित है? तो बच्चे ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा? श्रीलंका में देखने